नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 41 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी भूगोल के पार्ट 7 भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से संबंधित है और ये आपकी 8 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हम किन्हें कहते हैं? किसी भी देश के जो परिवहन और संचार के साधन होते हैं वो उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहलाती हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं साधनों पर निर्भर करती है। तो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने जाना था स्थल परिवहन के बारे में। स्थल परिवहन जो है 3 प्रकार का होता है, एक था सड़क परिवहन, दूसरा था रेल परिवहन और तीसरा था पाइपलाइन परिवहन। और इसके अलावा हमने जाना था जल परिवहन के बारे में। ठीक है, और आज हम बात करेंगे किसके बारे में? वायुयान परिवहन के बारे में। तो जो वायुयान है वो यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। यानी जो वायुयान यातायात है वो आपको बहुत जल्दी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है ना, सबसे तेज़ गति से। लेकिन ये बहुत महंगा होता है। इसकी जो टिकट होती है, अगर आपको हवाई जहाज़ की टिकट देखोगे, रेल और या बस की टिकट दोगे, उसकी तुलना में जो हवाई जहाज़ की टिकट है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो ये यातायात का जो है महंगा साधन है। अब चलते हैं आगे। भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलवायु विविधता वाले देशों में वायुयान परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। देखो, जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे ना विभिन्न प्रकार की जलवायु, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं रेगिस्तान है ना, कहीं घने जंगल हैं। तो वहाँ पर वायुयान परिवहन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इसका प्रयोग करके हम दुर्गम स्थानों पर भी आसानी से जो है वो पहुँच सकते हैं। चाहे हमें हिमालय की चोटियाँ पार करनी हो तो भी हम वायुयान परिवहन का जो है प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर चाहे हमें रेगिस्तान इलाकों को पार करना हो और ये एक स्थान से देश में दूसरे स्थान पर जाना हो कम समय में, तो ये जो वायुयान परिवहन है ये बहुत ही जो है हेल्पफुल है। इसके अलावा इसको सबसे ज़्यादा आप अच्छे से समझ सकते हो। आपको पता है जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है, उत्तर पूर्वी जो राज्य है ना बेटा वो थोड़ा दुर्गम है। ठीक है, जो हमारा देश है इसमें जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इधर की तरफ वाले, उनमें जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो ये पहाड़ी इलाके हैं, दूसरा क्या है यहाँ पे बहुत घने जंगल भी हैं। यहाँ पर रास्ते जो बनाना है, रेल की पटरियाँ बिछाना या सड़कें बिछाना जो है जो बहुत मुश्किल होता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे बारिश बहुत होती है, जिसकी वजह से क्या है अक्सर यहाँ पे बाढ़ भी आई रहती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ठीक जो वायुयान यातायात है ना बेटा वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना जो है ज़्यादा आसान नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो वायुयान परिवहन है वो हमारे पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जो उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचने के लिए जो है ये इसकी और भी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी? वायु परिवहन की। चलो आगे चलते हैं। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, वायु परिवहन जो है 2 तरह का होता है, एक होता है आंतरिक परिवहन, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, है ना। एक डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं बेटा, जो देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको पहुंचाती हैं ना। अगर आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है तो आप डोमेस्टिक फ़्लाइट लोगे। लेकिन अगर आपको दिल्ली से दूसरे देशों में जाना है, ब्रिटेन जाना है, फ्रांस जाना है, अमेरिका जाना है, तो आप इंटरनेशनल जो है फ़्लाइट पकड़ोगे। तो इस तरह से अगर हमें ये कह रहा है कि ये जो वायुयान है आंतरिक परिवहन, यानी अंदर एक देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए तथा दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हमें दूसरे देशों में जाना है, वहाँ पहुँचना है, तो ये वायु परिवहन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बहुत कम समय में जो है दूसरी जगहों पे पहुँचा देता है। यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास आवश्यक है। यात्रा के लिए है ही कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर उनको बहुत जल्दी पहुंचना है तो वो वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं। अगर माल को भी तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो वायु परिवहन जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इनके अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आपको देश को सुरक्षित रखना है तो आपको वायु यातायात का जो है विकास करना होगा। यही वजह है कि इस समय हमारा जो देश है वो क्या कर रहे हैं, वायु यातायात का जो है विकास कर रहे हैं। आपको पता है इस समय भारत और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है, उसमें भारत जो है इस पर बहुत ध्यान दे रहा है। और यही वजह है भारत कई तरह के जो लड़ाकू विमान खरीद रहा है। भारत ने राफेल खरीदा है और हेलीपैड बनाए जगह जगह पर, जिससे कि जो है वो ये अपने ये जो उनके एयरक्राफ्ट हैं, लड़ाकू विमान हैं, इनका इस्तेमाल जो है सही समय पर कर सके। उसके अलावा आगे चलते हैं। आपातकालीन स्थिति में, यानी जब इमरजेंसी होती है, तो वायु परिवहन की सुविधा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपातकालीन होती है, जैसे मान लो भूकंप आ गया। भूकंप करने से क्या होता है कि जो पूरी सड़कें और पटरियाँ जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं ना, कनेक्टिविटी जो है टूट जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संपर्क जो है टूट जाता है। तो आप कैसे पहुँचोगे, लोगों तक राहत सामग्री कैसे पहुँचाओगे, लोगों को बचाओगे कैसे? तो इसमें जो है कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वायु परिवहन। आपने देखा होगा ना कि जब
जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो लोगों को एयरलिफ्ट करके जो है सही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ऐसी बाढ़ आती है तो लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हम वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं, है ना। भूकंप आने पर भी लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए और उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए वायु परिवहन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा इसमें और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, चाहे 1990-91 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन एवं अन्य खाड़ी देशों के नागरिकों की वापसी हो। जब यहाँ पे खाड़ी देशों में, देखो हमारे देश के बहुत सारे जो नागरिक हैं दूसरे देशों में जो है काम करने के लिए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे जब खाड़ी युद्ध हुआ था जॉर्डन में और अन्य खाड़ी देशों में, तो सब अपने नागरिकों को अगर उनको वहाँ से वापस लेके आना है तो उसमें वायु परिवहन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने अभी देखा होगा कि कोरोना महामारी में भी जब हमारे देश के नागरिक जो हैं अलग अलग देशों में फंस गए थे तो उनको लाने के लिए भी हमने किस परिवहन का इस्तेमाल किया था? वायु परिवहन का। ठीक है, तो वायु परिवहन यातायात का ने जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्य किया लोगों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाने में। अब चलते हैं आगे। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क एवं रेल परिवहन के अभाव के कारण वायु यातायात का ही सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो हिमालय हो गया जहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, जहाँ पर जो है सड़कें बनाना इतना आसान नहीं है या रेलें बिछाना आसान नहीं है, तो वहाँ पर लोगों तक, ठीक है, पहुँचने के लिए, वहाँ उन क्षेत्रों की पहुँच बनाने के लिए वायु परिवहन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, और वायु यातायात द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुँचाई जा सकती है। ठीक है, अगर आपको डाक सामग्री पहुँचानी है तो सबसे तीव्रता से किससे पहुँचा सकते हैं? वायु यातायात का प्रयोग करके। चलो अब आगे चलते हैं। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब होता है कि उस पर जो है सरकार का स्वामित्व हो जाना। एक तरह से वायु परिवहन पर किसका स्वामित्व हो गया था? उसमें पे सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था इसको 1953 में। अब चलते हैं आगे। एयर इंडिया जो है वो हमारी देश एक तरह से सरकारी कंपनी, ठीक है, सरकार के नियंत्रण में, इसको सरकार चलाती है। इसका काम क्या है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करना। यानी घरेलू मतलब हो गया कि अगर हमें अपने देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से कोलकाता जाना है, या देश के अंदर ही अंदर, तो उसको हम बोलते हैं घरेलू वायु सेवाएं। और अगर हमें अब दिल्ली से बाहर दूसरे देश में जाना है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ठीक है, तो अगर एक हमें अपने देश से बाहर जाना है तो उसको हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा। तो ये एयर इंडिया जो है दोनों तरह की जो सेवाएं हैं वो प्रदान करती है। अब चलते हैं आगे। अब है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर सेवा देने वाला कंपनी है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर की सेवा देती है। कैसे? ये देश के जो अगम्य है ना, जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, जहाँ पहुँचना जो मुश्किल है, जहाँ सड़कें नहीं हैं, और दुर्गम भागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, मैंने बताया था ना, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो थोड़ा दुर्गम होते हैं, वहाँ जो है सड़कें बनाना, रेल पटरियाँ बिछाना बहुत मुश्किल काम है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इलाके हैं वो हमारे देश से कटे रहते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। इसके अलावा हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये सब पहाड़ी राज्य हैं कि आंतरिक भागों में भी जो हेलीकॉप्टर है वो सेवाएँ उपलब्ध करवाता है। कौन? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अब चलते हैं आगे। भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 18 फरवरी 1911 में हुई थी, और जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ अगर वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 18 फरवरी 1911 में, और कहाँ से कहाँ तक पहला जो उड़ान हुई थी एक तरह से वो थी इलाहाबाद से नैनी तक। ठीक है, यहाँ तक, और वो उसमें क्या ले जाया गया था? डाक यानी पत्र। यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी। मेल सेवा, ठीक है, ये पहली मेल सेवा थी जिसमें इस तरह से हवाई जहाज के द्वारा जो है पत्रों को दूसरी जगह पर पहुंचाया गया। अब चलते हैं आगे। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई, ये सांता क्रूज मुंबई, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम में है ये। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता में है, मीनमबक्कम हवाई अड्डा चेन्नई में। अब है प्रश्न 1, एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, कनाडा, चीन और फ्रांस एयर इंडिया से जुड़े हुए कुछ देश हैं। तो बेटा एयर इंडिया की फ़्लाइट बहुत सारे देशों में जाती है, तो उनमें से कुछ देशों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। जो प्रश्न नंबर 2 है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर है
कि भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय आदि, ये पहाड़ी राज्य हैं जहाँ पर जो है सड़कों और रेलों का आदि का जो बनाना है वो काफ़ी कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर वायु परिवहन को ही प्राथमिकता दी जाती है। और इसका अगला पॉइंट है कि ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं के साथ अनेक विदेशी देशों की सीमाएं लगती हैं। आप देखोगे वहाँ पे चीन की सीमा लगती है, म्यांमार की लगती है, बांग्लादेश की लगती है। और अगर ऐसे में किसी समय देश की सीमाओं की सुरक्षा का प्रश्न आता है जहाँ यह काम बड़ी तेज़ी से करना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे में जो वायु परिवहन है वही सबसे उत्तम होता है। चलो अब आगे चलते हैं। अब जो ये सीमावर्ती प्रदेश है यहाँ पे जवान भी बहुत सारे लगे होते हैं क्योंकि इनकी सीमा जो है बॉर्डर के साथ लगी हुई है, तो अब उन जवानों के रख रखाव इनका ध्यान रखना है, उनकी सुरक्षा का जो प्रश्न आता है तो उसमें सबसे आगे कौन सा, ये वायु परिवहन ही होता है। उसके द्वारा ही वहाँ पे उनको भोजन सामग्री के साथ साथ युद्ध संबंधी सामग्री भी पहुँचानी होती है, ठीक है, तो और वह शीघ्रता से करना होता है। ऐसा काम जो है वायु परिवहन से ही संभव है और किसी अन्य साधन से नहीं। तो अतः उपरोक्त कारणों से उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन जो है महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है प्रश्न 3, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका उत्तर है 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन जो है सबसे उपयुक्त रहता है? तो इमरजेंसी में सबसे जो उपयुक्त परिवहन है वो कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है कि आपातकालीन परिस्थिति में वायु परिवहन सबसे उपयुक्त रहता है। उदाहरण के लिए चाहे 1990 के 91 में खाड़ी युद्ध के दौरान जो है जॉर्डन एवं अन्य खाड़ी देशों से नागरिकों की वापसी हो, या फिर कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों की वापसी हो, इसमें जो वायु यातायात है उसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो बेटा अभी आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है। मैप वर्क ज़रूर करना। मैप वर्क में आपको क्या करना है, जितने भी हमारे मेन हवाई अड्डे हैं वो आपको मानचित्र में दर्शाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऐसे जो पिछले वाला था जल परिवहन वाला, उसमें जो हमारे मेन बंदरगाह हैं दोनों तटों पे, पूर्वी और पश्चिमी तटों पर, वो भी ज़रूर जो है आपको मानचित्र में जो उनके अभ्यास करना है क्योंकि वो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो आप अपने बुक में से चैप्टर को ज़रूर पढ़ना। तो मन लगा के पढ़िए और अच्छे नंबर लेके आइए। बाय बच्चों।